वंदे मातरम साथियों, आईएमपी बैच 2026 बोर्ड की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन का चैप्टर उर्वरक फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है, इससे यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा 4 नंबर का आने वाला है। 3 नंबर का आपका इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का आपका एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लूंगा तो उसमें आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव के यानी कि सिर्फ 1 नंबर का है तो उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं इस उर्वरक या फर्टिलाइजर से। पिछली बार भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस बने थे, इस बार भी अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, पहला है उर्वरक क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजर। ठीक है, पादप पोषण प्रदान करने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में बनाए जाते हैं। हमने पढ़ा था अभी इसके पहले कि उर्वरकों को कारखानों में तैयार किया जाता है, तो कारखानों में बनाए जाते हैं और उपज बढ़ाने के लिए मृदा में प्रयोग किए जाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा भाई, डीएपी देखा, यूरिया देखा है ना, ये सभी जो फर्टिलाइजर आप लोगों ने देखा, तो इनका हम उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। बस इन्हें पोषक तत्व प्रदान करने के लिए रासायनिक पदार्थ, क्या बोलते हैं, रासायनिक, इसकी जगह अगर कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो ये उर्वरक नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं, कल परिभाषा मैंने बताई थी, क्या कहलाते हैं, खाद कहलाते हैं। ठीक है, पर हम आज बात कर रहे हैं उर्वरक की। किसकी बात कर रहे हैं, उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले जो चैप्टर या लेक्चर में हमने पढ़ा था खाद और उर्वरक, तो वहां भी इसकी डेफिनेशन हमको समझ में आती है। तो कारखाने में बनाए जाते हैं, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए इन्हें जो है मृदा में मिलाए जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, अगला आता है जैव उर्वरक के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए, है ना। तो यहाँ बायो फर्टिलाइजर लिखा है कि सर जैव भी कह रहे हो, यानी कि बायो भी कह रहे हो और फर्टिलाइजर भी कह रहे हो, ये क्या सिस्टम हुआ सर। क्योंकि जितने भी जैव यानी कि जैव होते हैं वो तो सब कार्बनिक हो सकते हैं, पर आप उन्हें उर्वरक क्यों कह रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा सिंपल सी लाइन है, इसकी आप लोग सॉरी डेफिनेशन समझ लीजिएगा कि हम कार्बनिक तरीके से यानी कि पौधों के अंदर या मृदा के अंदर पोषक तत्व के उपयोग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यानी कि जैव का उपयोग करते हैं, बायो का उपयोग करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। लेकिन उन्हें जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें कोई भी खेतों पर या फार्म पर तैयार नहीं किया जा सकता। उन्हें लेबोरेटरी बोल सकते हैं या हम कारखाने बोल सकते हैं या फैक्ट्रियां बोलते हैं, तो उनमें तैयार किया जाता है। इसलिए इनके पीछे क्या लगा हुआ है, उर्वरक लगा हुआ है, क्योंकि इन्हें कहां तैयार कर रहे हैं, रासायनिक विधि से तैयार नहीं कर रहे, लेकिन कारखानों में उन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से यह तैयार किया जाता है, इसलिए हम इसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, जैसे राइजोबियम आपने तैयार किया, जबकि राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया है तो रासायनिक तो हुआ नहीं, है ना, पर हम इसे इसलिए जैव फर्टिलाइजर कहते हैं क्योंकि इन्हें कारखानों में तैयार किए जाते हैं। तो यहां पूछा जाएगा कि जैव उर्वरकों के नाम लिखिए और उनके उपयोग लिखिए या जैव उर्वरकों को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला है। पिछली बार जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किन्हीं 3 जैव उर्वरकों के नाम लिखिए, तो आपसे क्या पूछ लिया गया था, सिर्फ इनके नाम पूछ लिए गए थे भाई। पर अब क्या हो सकता है कि इनके नाम के साथ इनके डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेंगे कि जैव बायो राइजोबियम क्या है, समझाइए। ठीक है, तो राइजोबियम को समझाओ। तो राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। कौन सी फसलों का, दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। यह सहजीवी सिम्बायोटिक जीवाणु हैं जो दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, अरहर आदि की जड़ों के मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनियम यौगिक में बदलकर मूल ग्रंथियों में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, तो राइजोबियम जो है आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे लगभग आपके यहाँ चने लगे होंगे तो चने के पौधे को उखाड़ना और उसमें छोटी छोटी जो है गांठें पाई जाती है। यहाँ देखो सोयाबीन में भी पाई जाती है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी गांठें हैं ये राइजोबियम जीवाणु है। क्या है भाई, इसको क्या बोलोगे, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, अब ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल के ऊपर या वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन घूम रही है, उस घूम रही है नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और कहाँ एकत्रित करते हैं, इन गठानों में एकत्रित करते हैं, और गठाने से जड़ों में होते हुए किसको प्राप्त हो जाती है, पौधे को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे यानी कि दलहनी फसलों या दलहनी जो भी फसल होती हैं उनमें कम से कम नाइट्रोजन देने की हमको आवश्यकता होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ये सब जो है वातावरण से एकत्रित कर लेती है राइजोबियम के माध्यम से। तो आपको यही समझाना है, राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है क्योंकि दलहनी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है।
जैव उर्वरक या इस गठानों को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो राइजोबियम कल्चर का हम क्या करते हैं, उपचारित भी करते हैं जब फसलों को बोया जाता है। तो यह दलहन जो है सहजीवी जीवाणु है, जो दलहनी फसलें चना है ना, मटर, अरहर आदि में की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन को इकट्ठा करके इन मूल ग्रंथियों में क्या करता है, जमा करता है या एकत्रित कर लिया जाता है। तो ये हुआ राइजोबियम के बारे में। अगला हम बात करते हैं एजोला। सर एजोला क्या होता है? तो एजोला एक प्रकार का फर्न है, आप लोगों ने पानी में तैरता हुआ पौधा बोल सकते हैं उसे, पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो एजोला एक जलीय फर्न है जो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक प्रकार का पौधा होता है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती हैं। इसकी जाति नील हरित सवाल यानी कि एनाबीना या अजोली के साथ सहजीवी रूप से पाई जाती है। इसका धान की फसलों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी फसलों में करना है एजोला का उपयोग? धान की फसलों में। क्यों? क्योंकि धान की फसलों में हम क्या पानी भरकर फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं, इसलिए पानी भरी जगह पर हम इसका ज्यादा और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एजोला, जहां पौधों के ऊपर पाया जाता है। आजकल इसे लोग बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं एजोला का तैयार करके। एजोला के बाद आता है नील हरित सेवाल, जिसे बीजीए भी बोला जाता है, कई बार कंफ्यूज मत होना बेटा, है ना, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बीजीए को समझाइए। तो नील हरित सेवाल को नील हरित जीवाणु अथवा साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरे नाम से इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नील हरित सेवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर विशिष्ट कोशिका यानी कि हिटरोसिस्ट द्वारा किया जाता है। अतः हिटरोसिस्ट धारण करने वाले नील हरित सेवाल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे नास्टॉक, एनाबिना, ओलोसीरा और टोलिपोनिक्स के जो हैं ये अलग अलग वेराइटी इसकी होती है ना, सिलेंड्रोस्पोर्मन, ये सब क्या हो गई भाई, अलग अलग वेराइटियां हो गई नील हरित सेवाल की, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी। अब नील हरित सेवाल क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, कज्जी, एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं कज्जी, काई, क्या बोल सकते हैं, कज्जी और काई। जहां पानी भरा रहता है ना, प्रकाश गिरता है तो प्रकाश की उपस्थिति में काई जम जाती है। तो आपने कज्जी तो सब जगह देखी होगी, है ना, तो वो कज्जी जो होती है उसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी। कई बार आपने देखा होगा कि लंबे समय तक जब कहीं गड्ढों में पानी भरा रहता है तो उसके ऊपर आपने देखी होगी ये ग्रीन कलर की परत जम जाती है, तो ये भी कज्जी का ही एक रूप है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब हम हमारे गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए क्या भरते हैं, कुंडा या ठेल वेल भरते हैं, तो उस ठेल में भी देखा आप लोगों ने बिल्कुल काई काई जम जाती है ना। तो वो जो होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसकी अलग अलग वेराइटीज होती है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो इनका तीनों का डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला हम समझते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन युक्त फास्फोरिक युक्त या पोटेशियम उर्वरकों के नाम व उनमें प्रतिशत मात्रा लिखिए। अरे बात समझ में, यानी कि इनमें नाम भी पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन अगला ऐसा बनेगा इसमें सिर्फ आप लोगों को किन्हीं, अगला क्वेश्चन बन जाएगा किन्हीं किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम व प्रतिशत मात्रा लिखिए। आ रही समझ में? आप फिर इनमें क्या करोगे, एक नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो, फास्फोरस का भी लिख सकते हो और पोटेशियम का भी लिख लो, मतलब आपकी जो मर्जी पड़े वो लिख सकते हो ना। चारों नाइट्रोजन के नहीं लिखना है, दोनों तीनों मिलाकर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम और प्रतिशत मात्रा लिखिए, या नाइट्रोजन या एक का ही पूछ लिया जाएगा, नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के नाम व प्रतिशत मात्रा लिखिए। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस धारी उर्वरकों के नाम व प्रतिशत मात्रा लिखिए, या पोटेशियम धारी उर्वरकों के नाम या प्रतिशत मात्रा लिखिए। मतलब कुछ भी नहीं है भाई, इस क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया जाएगा। इस एक क्वेश्चन में से अपने कितने बनने वाले हैं, 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जहां तक उम्मीद है 99% इसी क्वेश्चन में से आपका बनने वाला है, एक ही याद करके चले, ठीक है। अब कैसे, तो नाइट्रोजन धारी युक्त उर्वरकों का नाम, है ना, तो N2 का पूछा जाएगा, तो पहला आएगा सोडियम नाइट्रेट। कौन सा आएगा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 15% नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में 20.6% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है।
अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन पाई जाती है और यूरिया में 46%। ये पिछली बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, यूरिया के अंदर प्रतिशत मात्रा या यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 46% ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हो सकता है इस बार सोडियम नाइट्रेट में पूछ ले भैया कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो याद रखना नाइट्रोजन धारी उर्वरकों में यानी कि सोडियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब अमोनियम सल्फेट में इसमें अमोनिया भी है और सल्फेट भी है, दोनों है, पर हमको किसके बारे में लिखना है, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन का प्रतिशत ही लिखना है, ठीक है। याद रहे, अच्छे से इसको रट लेना भैया। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम या फास्फेटिक फर्टिलाइजरों के नाम लिखना है, तो सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट या ट्रिपल, क्या लिख सकते हो, ट्रिपल सुपर फास्फेट, ठीक है। ये तीनों लिख लेना, सुपर फास्फेट, ये बस याद रखना। सिंगल डबल और ट्रिपल आपको यही रखना, सिंगल 16%, डबल 32%, ट्रिपल 48%, बस ये याद रख लो भाई। सिंगल में फास्फोरस P2O5, क्या लिखोगे, P2O5 है, P2O5, ठीक है। तो सिंगल सुपरफास्ट में 16% फास्फोरस पाया जाता है, जो है डायमोनिया जो है डबल सुपर फास्फेट, इसको ज्यादातर याद रखना, डबल सुपर फास्फेट, अमोनिया को छोड़ दो, डाई अमोनियम फास्फेट को छोड़ के आप यहाँ लिखो डबल सुपर फास्फेट, क्या लिखोगे, डबल सुपर फास्फेट कितने प्रतिशत, 32%, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में कितने प्रतिशत, 48%, ठीक है। ये फास्फेटिक धारी उर्वरक हो गया। पोटास युक्त उर्वरक या पोटेशियम उर्वरक के नाम, तो म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड में 58 से 52% क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, K2, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 52% और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है भैया, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, अब सर ये पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है ना, तो हमको किसका प्रतिशत देना है, पोटास का प्रतिशत, तो 44%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 4 कंप्लीट हुए हैं दोस्तों, इनको रट लेना बहुत अच्छे से, झकास तरीके से, समझ में आ गई ना। ये बोर्ड में 99% मैंने बताया कि इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन की कमी एवं अधिकता के प्रभाव व महत्व लिखिए। मतलब कई बार नाइट्रोजन की कमी, वैसे हम पोषक तत्व में पढ़ चुके हैं, है ना, पर नाइट्रोजन अब यहाँ यूरिया आ रहा है, तो भाई यूरिया बहुत ज्यादा महत्व रखता है पौधों के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखना है, इसकी कमी लिखना है और अधिकता लिखना है। कमी होगी तो क्या लक्षण प्रकट करेगा, और अधिकता होगी यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या लक्षण प्रकट करेगा। तो कमी में, नाइट्रोजन की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगला हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो है अनाज वाली फसलों में कल्ले कम फूटते हैं, पौधे बाली एवं दाने छोटे आकार के रह जाते हैं। जब पौधा ही बड़ा नहीं होगा तो भाई दाने बाली सब छोटे रह जाएंगे। फूल कम आते हैं और पैदावार भी क्या होगी, कम होगी। जब पौधा ही ग्रोथ नहीं करेगा तो पैदावार भी क्या होगी, कम होगी। तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, जब पौधों में नाइट्रोजन कम दिया जाता है, ठीक है। अगला अब इसी की बात करें हम, अधिकता की, बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण फसल देर से पकती है, क्योंकि फसल वानस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा करती है ना, बढ़ती रहती है सॉरी, बढ़ती रहती है, तो फसल क्या होगी, देर से पकेगी। दूसरा, पौधों में अधिक वृद्धि होने से पौधे गिरने लगते हैं, क्योंकि पौधे बहुत ज्यादा, जड़ें उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करती, नाइट्रोजन ज्यादा देने से उसके क्या होता है, ऊपर वाला भाग बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो वो लेट जाता है। जड़ें तो उतनी बड़ी रहती हैं, तो जड़ें कम विकसित होती हैं, तो पौधा ऊपर वाला भाग बढ़ जाता है, तो लेट जाता है, जिसे लोजिंग हमने कहा था, ठीक है। गन्ने, चुकंदर आदि की फसल को चीनी की मात्रा कम हो जाती है ना। जब गन्ना क्या होगा, हमने देखा होगा 2 प्रकार का गन्ना होता है भैया, अभी अमेरिकन गन्ना भी आता है, देसी गन्ना भी आता है। देसी गन्ना मीठा होता है और अमेरिकन गन्ना थोड़ा सा कम मीठा होता है ना, क्योंकि अमेरिकन गन्ने में रस की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन बढ़ जाती है, तो रस की मात्रा ज्यादा हो जाती है और चीनी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर देसी गन्ने में रस कम निकलता है, पर कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। कल्ले अधिक परंतु पतले निकलते हैं। भाई कल्ले तो बहुत ज्यादा फूट जाएंगे, पर वो सब पतले रह जाएंगे, ठीक है, कमजोर रह जाते हैं। तो ये हो गई नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण, है ना। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों से, ये वाला जो क्वेश्चन है पोषक तत्वों में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है उर्वरक की वजह, ये आपसे ज्यादातर पोषक तत्वों में पूछा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित उर्वरक क्या है, इसके लाभ लिखिए। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, या मिश्रित उर्वरक के लाभ लिखिए, इसके भी 99% चांसेस बनते हैं। 2 या 2 से अधिक उर्वरक पदार्थों को आपस में मिलाने से
दो पदार्थ को मिलाने से जो मिश्रण तैयार होता है उसे मिश्रित उर्वरक अथवा मिश्रण उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो हम दो किसी भी आपने जो है, कई बार क्या होता है भैया, फास्फोरस उर्वरक ले लिया, उसमें यूरिया मिला लिया, तो दो प्रकार के कोई भी खाद आपस में मिलाना क्या कहलाएगा, मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक उर्वरक जो भी होते हैं उनको आपस में मिलाकर जो तैयार किया जाता है उसे क्या बोलोगे, मिश्रित उर्वरक कहते हैं। अब ये मिश्रित उर्वरक मिलाने से क्या क्या सॉरी, क्या क्या लाभ होते हैं मिश्रित उर्वरक मिलाने से। तो मिश्रित उर्वरकों के लाभ, मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से व्यय कम होता है क्योंकि हम दोनों को आपस में मिला लेते हैं, समय की भी बचत होती है, हमें परिश्रम भी कम करना पड़ता है क्योंकि हमको दो बार खेतों में नहीं उड़ाना पड़ता है। आपने को क्या करना भैया, दो बार खेतों में नहीं उड़ाना पड़ता, एक ही बार हम उड़ा लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे क्या होता है, डीएपी खरीदते हैं, है ना, या फिर अलग से यूरिया भी ले लिया जाता है और उसके बाद फिर पोटासिक उर्वरक भी ले लिया जाता है, तो ये सभी क्या होता है, अलग अलग हमको उड़ाना पड़ता है। कई बार हम एनपीके का 12-32-16 का उपयोग कर ले जाता है ताकि तीनों प्रकार के पोषक तत्व पौधे को या फसलों को हमको उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब अलग अलग नहीं उड़ाना पड़ता है, जब आपस में मिला लिया जाता है तो समय की भी बचत होगी और जो है परिश्रम भी हमारा कम करना पड़ेगा। मिश्रित उर्वरकों के भंडारण और रखरखाव एवं प्रयोग करने में सुविधा होती है क्योंकि सभी को अलग अलग नहीं रखना पड़ता है, एक साथ में कम जगह में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाकी उर्वरकों की अपेक्षा मिश्रित उर्वरक फसलों का अधिक प्रभाव डालते हैं क्योंकि इनमें तीनों प्रमुख तत्वों की बीच अच्छा संतुलन बना रहता है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एकांकी मतलब सिंगल, आपने सिर्फ क्या याद यूरिया करा, तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन आपने दे दिया, पर हमने बताया कि भाई आप 12-32-16 का उपयोग करो, ठीक है, 12-32-16 का उपयोग करो, तो भाई इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही तत्व आपके क्या हो जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं। ये हम उनको, जिससे कि फसलों के बीच क्या बना रहा है, अच्छा संतुलन बना रहता है। मिश्रित उर्वरकों में चूने की उचित मात्रा मिलाकर अवशिष्ट अम्लीयता को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मिश्रित उर्वरक में आप क्या मिला लो, चूना मिला लिया जाता है, तो उसकी अम्लीयता क्या की जा सकती है, नियंत्रण की जा सकती है, बहुत ज्यादा अम्लीयता नहीं बढ़ेगी। तो ये हुए हमारे मिश्रित उर्वरकों के लाभ। इसी प्रकार से ठीक है, आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है आपकी, आज वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर या आप नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारे जो वीडियो हैं हमारे डेली डल रहे हैं वो आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।